हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ, विषय है सोशलॉजी। हल प्रश्न पत्र जून 2009 का आपके सामने लेकर के आए हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 2008 का पेपर, 2007 का, 6 का, 5 का, वो सभी डिस्कस पेपर आपके हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशलॉजी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है और हमसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट MCQ। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था? कौन से थिंकर थे जिन्होंने सामाजिक क्रिया को अपने प्रयोग में लेकर और सिद्धांत को आधार मानकर उन्होंने प्रयोग किया था? ये है टॉलकर पार्सन, बी है अल्फ्रेड सूर्ज और सी आपका मैक्स वेबर, डी है विल्फ्रेड पेरेटो। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेबर थे। इन्होंने सामाजिक क्रिया को सिद्धांत को अपने सिद्धांत में मानकर इन्होंने प्रयोग किया था वेबर साहब ने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2, नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? ए है संगठन, बी है भूमिका, सी है संबंध और डी है परिस्थिति। नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है? इसकी अवधारणा है संबंध होता है नाडेल साहब की। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है, टॉलकर पार्सन्स के अनुकूल लक्षण प्राप्ति एकीकरण व तनाव प्रबंध है। ए है प्रकारात्मक पूर्वावस्थकताएँ, बी है प्रकारात्मक अनिवार्यताएँ और सी में आपका प्रकारात्मक विकल्प और चौथा है प्रकारात्मक सार्वभौमिकता। पार्सन्स के अनुसार अनुकूल लक्ष्य प्राप्ति एकीकरण व तनाव का संबंध क्या है? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इन्होंने कहा था प्रकारात्मक पूर्वावस्थकताओं पर विचार किया था इन्होंने, और ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, मैक्स वेबर जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ए है प्रकारवाद, बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सी है उद्विकासीयतावाद और डी में है संरचनावाद। मार्क्स का सिद्धांत अतिवादी विकल्प प्रस्तुत क्या करता है? ये करता है प्रकारवाद को प्रस्तुत करता है, और ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से किस इस कथन को समर्थक हैं कि संकल्पना जो है वह नियमों का संग्रह है? किस सिद्धांत का ने कहा था? ए है मेलिनोवस्की ने, बी है रैडक्लिफ ब्राउन ने और सी आपका पार्सन से, डी है समनर साहब ने। और आई होप इसका राइट आंसर सभी लोग दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रैडक्लिफ ब्राउन, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस अच्छे से ईयरफोन लगा के आप सुनिए लेक्चर को कि क्या पढ़ा रहे हैं, देखना और सुनना ही आपको, आपका प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ए है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे व्यक्ति होते हैं और बी में आपका वर्षा होने पर लोगों द्वारा छाता फैलाना और सी में एक व्यक्ति जो पूर्वजों की अनुष्ठा क्रिया में संलग्न हो और डी है दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराते हैं। तो वेबर के अनुसार क्रिया की बात करें, उनकी सामाजिक क्रिया पर बताया था कि दो व्यक्ति होते हैं और साइकिल से टकरा जाते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसको उन्होंने सामाजिक क्रिया बताया था। और प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने सहभागी अवलोकनों का इस्तेमाल सूचना संकलित करने में किया है? ए है WS हॉवार्ड और बी में आपका गोल्डथॉर्न और हॉलवुड और सी में एंथोनी गिडेंस, डी में है किंग्सले डेविस। प्रश्न नंबर आपके सामने 7 है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए WH हाइड्स, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न पर बताते हैं प्रश्न नंबर 8, मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। ए है सहसंबंध, बी है मध्य और सी है प्रसरण और डी है बहुलक। मानक विचलन का वर्ग क्या जाना जाता है? इसका मानक विचलन की बात करें तो प्रसरण को जाना जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। और प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। पूछा किस प्रकार से बदलाव का सहसंबंध हमेशा वर्णन किया जाता है? ए है अनुपालन, बी है प्रतिशत और सी है माध्य में और डी है आपका संकलन। किस प्रकार बदलाव का सहसंबंध हमेशा वर्णित किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए अनुपालन को, ए इज़ द राइट आंसर। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने।
पूछा नीचे दिए गए निर्देशन पहचान में और पहचान करें कि असंभावित निदर्शन पद्धति कौन सी होती है। ए असंबद्ध निदर्शन, बी है साधारण दैव निदर्शन और सी में आपका सत्रित निदर्शन और डी है बहुस्तरीय दैव निदर्शन। पहचान करनी है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्यसंस निदर्शन, ये राइट आंसर है इसका। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन समाज विज्ञान अनुसंधान पद्धति से नहीं जुड़ा है। ए है आगमन सामान्यीकरण, बी है नैतिक तटस्थता और सी है अनुभवजन्य विश्वसनीय सामग्री और डी है विषयनिष्ठ व्याख्या। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है और इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा 11 का। इसका राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका विषयनिष्ठ व्याख्या, डी राइट आंसर है। और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। 12 स्क्रीन पर 13 प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है पिछले वर्षों का महीनेवार ब्यौरा उपलब्ध है, किस प्रकार से परिणाम अंक की गणना की जाए कि जिससे सबसे कम वर्ष वाली दर के वर्षों को चिन्हित किया जा सके। अगर महीने का ब्यौरा आपके पास क्लियर है तो आप गणना करके अंक की गणना करके कि सबसे पहले वर्ष वाली जनसंख्या के दर को चिन्हित करेंगे। ये है मानक विचलन से, बी है सह परिवर्तन से, सी है बदला सह संबंध से और डी है औसत विचलन से। वर्ष को चिन्हित किया जा सकता है सबसे कम वर्ष वाली दर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए मानक विचलन से, ए इज़ द राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है शिक्षित और उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, कौन से शोध उपकरण का प्रयोग सही है। ए है साक्षात्कार अनुसूची, बी है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और सी है प्रश्नावली, डी है अवलोकन। प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्नावली में जाएगा। शिक्षित और उत्तरदाताओं को एक बड़ी सूचना में एकत्र करने के लिए, लंबे क्षेत्र में फैलाने के लिए आपको शोध के लिए प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 15 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। ए है प्रत्यक्षवाद, बी है भविष्य विज्ञान, सी है अनुभववाद और डी है आगमन विधि। प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है बी भविष्य विज्ञान, बी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए 16 में आपकी सूची है, मिलान कर लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए में आपका अंतर समूह तथा ब्राह समूह किसने दिया था। ये दिया था आपका अंतर समूह ब्राह समूह किसने दिया था, समनर साहब ने दिया था भाई। ए का 3 जाएगा। और बी में प्राथमिक और द्वितीय समूह, प्राथमिक द्वितीय समूह के कौन है प्रतिपादक, ये आपके हैं कूले साहब हैं। बी का आपका चौथे में जाएगा। और ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी समूह, सी में कौन जाएगा, सी में फटाफट बताएं। सी में जाएगा आपके मिलर, ये आपका सी का दूसरा जाएगा। और रहेगा आनुवांशिक एवं संवेदक समूह, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका मार्टन साहब ने। इसमें गिडिंग्स की कोई भूमिका नहीं है। और आयुब आप आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 का। और नेक्स्ट प्रश्न 17 पूछा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। ए है धर्म, बी है सभ्यता, सी है नैतिकता और डी आपका समाजीकरण। कौन सी जो अवधारणा है जो कल्चर को भौतिक पक्ष को उजागर करती है, और ये उजागर करती है सभ्यता करती है कल्चर को उजागर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है। ए है विद्यार्थी, बी है अध्यापक और सी है डॉक्टर और डी आपका ब्राह्मण। कौन सी जो है प्रदत्त परिस्थिति होती है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदत्त परिस्थिति क्या है, बिल्कुल ब्राह्मण है। ये प्रदत्त है, बकायदा ये डॉक्टर विद्यार्थी और अध्यापक ये आप अर्जित कर सकते हैं समय के अनुसार। और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा उद्भकाची प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ए है सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, बी है समाज में आमूल परिवर्तन के द्वारा, सी है सामान्यता से विशेषता की ओर जाने वाला परिवर्तन और डी है एक निश्चित दशा में समान के परिवर्तन के द्वारा। उद्भकाची प्रक्रिया प्रश्न नंबर 19 की राइट आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाली परिवर्तन को हम उद्भकाची प्रक्रिया कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। ए परिवार, बी आयु समूह और सी एम आपका शरणार्थी शिविर और डी है गाँव। तो कौन से समुदाय का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर
का राइट आंसर हो जाएगा डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा गाँव हो जाएगा। ये समुदाय का उदाहरण होता है और ये विशेषताएं समुदाय की आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 पर पूछा सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोई भूमिका नहीं निभाता है। ए में है स्कूल, बी में प्रथाएं एवं जनरीतियाँ, सी में है आपका कानून एवं व्यवस्था और डी में है सामाजिक स्वीकृति। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होता है क्या हो जाएगा 21 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। स्कूल होता ही है कोई भूमिका नहीं निभाता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन समितियों के लिए प्रयोग नहीं किया गया जाता है। ए है समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, बी में आपका समिति के निर्माण में अभिप्रेरणा व लक्ष्यों का होना, और सी में समिति एक अमूर्त संगठन है, और डी में आपका समितियों में सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग का समावेश होना। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी समितियों में सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग समावेश होना। ये समिति की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 23 आ गया आपके सामने पूछा भारतवर्ष में समाजशास्त्र का दुष्प्रभाव इसके यूरोप और अमेरिका में सुस्थापित होने के बाद हुआ है। निम्न में से किस वर्ष औपचारिक रूप में प्रारंभ किया गया था भारत में समाजशास्त्र का विकास। ए में सन 1885 में, बी में सन 1896 में, सी में सन 1919 में और बी में सन 1936 में। और ये भारत की बात करें तो भारत में 1919 में आया था समाजशास्त्र का विकास 1919 में हुआ था, जो कि सबसे पहले इसको राजनीतिक शास्त्र के साथ और आर्थिक शास्त्र के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1908 में पढ़ाया गया था। इसके इतिहासकार हैं गिडिंग्स आपके समाजशास्त्र हैं, और इनको पढ़ा था 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था इसको। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 आधुनिक समय में जटिल अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिक भलाई होती है। ये है संपूर्णता अपेक्षित, बी है आंशिक रूप से ध्यान देना, और सी में आपका सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना, और डी में संपूर्ण रूप से ध्यान देना। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंशिक रूप से ध्यान देना। जटिल अर्थव्यवस्थाओं में से श्रमिक भलाई होती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 स्क्रीन पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समाज वैज्ञानिक ने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ए है आमंड पावेल, और बी हर्बर्ट हाइमन, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और डी है विल्फ्रेड पेरेटो। वैज्ञानिक ने राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट हाइमन द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं हम सूची दी हुए मिलान कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट सूची आपके सेकंड आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला एम है स्व का आत्मदर्पण। स्व का आत्मदर्पण की बात करें तो ये आपका दिया था C.H. कूली ने, एक आपका 5 में जाएगा, और बी में अलगाववाद, ये आपके कार्ल मार्क्स से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं, तो बी का ए जाएगा। अगर बी की ए की बात तो सही मिलान पहले ही पता पड़ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बी में यही एक शो कर रहा है, बकाया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बकाया तीनों आंसर गलत हैं। प्रत्यक्षवाद आपका अगस्त कौन से संबंधित है, और डी में सी में आपका बी जाएगा विलियम आगमन, सांस्कृतिक विलंबना आगमन ने दिया था, इस हिसाब से ये राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अभिकथन और मिलान देखते हैं। अभिकथन और तर्क दिया। अभिकथन कह रहा है केवल अधिनियमों के बल पर महिलाओं की परिस्थिति को ऊंचा व सुधारा नहीं जा सकता, और तर्क कह रहा है किसी भी समाज का सामाजिक माहौल महिलाओं की परिस्थिति आकलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए में आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी में आपका ए आर दोनों सही है परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 27 कथन और कारण आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन आपका सही है और कारण भी आपका सही है, दोनों राइट आंसर हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 28 पर चलते हैं। ये देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। प्रसंस्कृति ग्रहण की बात करें ये बी सी और आपका डी में समायोजन है। प्रसंस्कृति ग्रहण की बात करें तो ये दिया था आपका किससे संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित होती है प्रसंस्करण। और इसको आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका ए जाएगा। और ठीक है, आप स्क्रॉल करके आपको इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। और ये देखिए प्रसंस्करण ये दिया एक जैसी परिस्थिति होती है और एक का अनुकूलन प्रक्रिया होता है, आत्मसात्मीकरण दिया हुआ है। और क्योंकि लेक्चर वो प्रश्न ज़्यादा लंबा है तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, आपका ही समय बचेगा। इसलिए पूछ रहा है 29, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत सड़कों के भीड़ भाड़ की समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है। ए है सड़कों का चौड़ीकरण होना, और बी में आपका जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना, सी में विभिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियों का सड़क पर चलने का समय तय करना या होना, और डी में आपका दूसरे प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में सोचना। प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जनता को निजी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोकना, ये भीड़ भाड़ को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न 30 है, हिमाल दुर्खिम ने समाज को ऐसे परिभाषित किया है। ए विचार समुदाय में, बी सजातीय समुदाय में, सी आचार समुदाय में, और डी है नैतिक समुदाय में। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका डी, नैतिक समुदाय को डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 31, पूछा निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक संबंध को स्थापित नहीं कर सकते हैं। ए में आपके अगस्त कॉम्ट, और बी में कार्ल मार्क्स, सी में है मैक्स वेबर, और डी में इमाइल दुर्खीम। प्रश्न नंबर 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मैक्स वेबर ने कहा था, सी राइट आंसर है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 32 आ गया आपके सामने, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, बल्कि यह समन्वय भूमिका भी भलाई भी निभाता है। जो संघर्ष होता है वह विनाशकारी ही हमेशा नहीं होता। ये कथन किसका है। ए में आपके राल्फ हेडनफोर्ड, बी में लुइस कोजर, और सी आपका कार्ल मार्क्स, डी में है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर चला जाएगा आपका लुइस कोजर साहब ने कहा था कि सब विनाशकारी ही नहीं होता है हमेशा संघर्ष। और इसी के साथ आगे प्रश्न देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है। ए है उत्पादन का साधन, बी है उत्पादन शक्ति, सी आपका उत्पादन का औसत, और डी है उत्पादन का संबंध। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का साधन, ये आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 34, सही युग्म का सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ए प्राथमिक समूह आपका ये दिया था आपका कुले साहब ने, राइट आंसर है ये। बी संदर्भ समूह, ये आपका मार्टन से, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और सी में बाहरी समूह, ये समरा ने दिया था, ये भी राइट आंसर है। और डी है मानव समूह, ये बेबर का नहीं है, बेबर का परिस्थिति समूह होगा, तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 35, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मार्टन के परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। ए है प्रकार, बी है दुष्प्रकार, सी है अप्रकार, और डी है कल्प प्रकार। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मार्टन के अनुसार। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, दुष्प्रकार है, बी इज़ द राइट आंसर है इसका। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 36 पर, नीचे दिए गए संहिताओं में सही उत्तर को चुनें कार्ल मार्क्स के अनुसार। पहला राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा आपका वैधानिक व्यवस्था, और तीसरा जागरूकता के स्वरूप, और चौथा आपका वर्ग। ए में 1 2 3 सही है, बी में है दूसरा तीसरा चौथा सही है, और सी में पहला दूसरा तीसरा सही है, डी में पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा सही है, वर्ग आपका नहीं है, इसे सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न 37, तर्क अभिकथन है, तर्क कह रहा है मार्क्स के विचारों से पूंजीवाद में श्रमिक अलगाव से ग्रसित होते हैं। बी है तर्क कह रहा है पूंजीवाद श्रमिकों की मेहनत को उनके जीवन जीने का केवल साधन मात्र बना देता है। ए है ए और आर दोनों सही, ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी आपका ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है आर गलत है परंतु ए सही है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर जाएगा ए, तर्क और अभिकथन आपके दोनों सही हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 38, शिक्षित महिला एक उदाहरण है, किसकी है शिक्षित महिला। ए है सामाजिक भूमि समूह का, बी है समिति का, सी है संगठन का उपयोग, डी है सामाजिक श्रेणी का। शिक्षित महिला का उदाहरण होता है बिल्कुल सामाजिक श्रेणी का होता है ये उदाहरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 39, सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समूह निम्न में से किसके समीप है। ए समुदाय के, बी जाति के, सी समिति के, डी गोत्र के। सम्मिलित समूह किसके समीप होती है, ये होती है आपके समिति के समूह, समुदाय के समीप होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। जनजातीय समुदाय के समीप होती हैं।
चलिए सूची दिया है फर्स्ट और सूची सेकंड आ गया आपका, और इधर कूट लेखन दिया हुआ है। सबसे पहले है G.H. मीड, एस.सी. कूले, और एस.सी. कूले मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था पर बात की थी उन्होंने। और एक आपका चौथा जाएगा, एक चौथा किस में है देखिए, एक चौथा आपका इसमें ही मिल रहा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बी का तीसरा जाएगा और बी सी का दूसरा जाएगा, डी का पहला जाएगा। 5 माह की कोई भी भूमिका इसमें नहीं है लोक पद्धति विज्ञान में। और चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41, जाति एक बंद वर्ग है। ये निम्न में से किसका कथन है, ये किसने कहा था जाति बंद वर्ग है? ए लुइस डूमा ने कहा था, बी डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, सी जे एच हट्टन ने कहा था, डी मदान एवं मजूमदार ने किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदान और मजूमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है, जाति कास्ट। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42, मार्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार होते हैं। ए है प्रत्याशित और मान्य, बी है प्रत्याशित और अमान्य, और सी है अप्रत्याशित और अमान्य, डी आपका अप्रत्याशित और मान्य। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित और अमान्य। ये मार्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार होते हैं, सी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है 43, रॉबर्ट हेडरफोर्ड ने संघर्ष के सिद्धांत का आधार क्या है? ए है उत्पादन के संबंध, बी है उपभोक्ता संबंध, सी है सत्ता संबंध, डी है अप्रत्याशित और मान्य। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सत्ता और संबंध पर बात की थी उन्होंने हेडरफोर्ड ने। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44, स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है। ये प्रजननता ही कहा जाता है। जो जीवित बच्चों को जन्म देती हैं स्त्रियां उनको प्रजननता कहते हैं, जिनसे गर्भ से हम लोग आज बैठे हैं यहाँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45, ग्रामीण समाज का एक उदाहरण है। ए समितियों का, बी समुदाय का, सी क्षेत्रों का, डी राष्ट्रों का। ग्रामीण समाज का किसका उदाहरण होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका समितियों का होता है, नहीं समुदाय का होता है, बी राइट आंसर है, समुदाय बी में। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46, एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंधित रखता हो कहलाता है। ए सत्ता मीमांसा, बी है प्रकटन शास्त्र, सी है ज्ञान मीमांसा, डी है आपका लोक विज्ञान शास्त्र है। 46 का आंसर जाएगा आपका ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 47, वेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या होते हैं? ए है एक निर्जाति समूह में, बी है एक समुदाय के रूप में, सी है एक बंद परिस्थिति समूह में, और डी है हिंदुओं की धर्म संगति। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक बंद परिस्थिति समूह। ये वेबर के अनुसार है जाति के लक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48, सूची है और इसको मिलान करना है, सूची नहीं है। पहला आपका पार्सन, दूसरा है लास्की, और तीसरा आपका डेविस और मूरे, चौथा है ट्यूमन। ए में आपका एक दूसरा और तीसरा सही है, दूसरे में आपका बी में दूसरा तीसरा चौथा सही है, और सी में पहला तीसरा चौथा सही है, डी में आपका तीसरा और चौथा सही है। सही क्रम का कौन सा है? प्रकारात्मक व्याख्या का सही क्रम लगाएं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी पार्सन्स। इसके बाद आएंगे, फिर आएंगे डेविस और मूरे, इसके बाद आएंगे आपके ट्यूमन। लास्की नहीं है इसमें, सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है 49 आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा जटिल अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता? ए औद्योगिकरण की तरह प्रवृत्ति, बी है व्यापार में निवेश की एक व्याख्या, और सी है आर्थिक परस्पर निर्भरता, और डी है उद्योगों और सामाजिक आवश्यकताओं में विच्छेद। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने प्रश्न है, उसका आंसर हो जाएगा 49 का डी, औद्योगिक और सामाजिक आवश्यकताओं में विच्छेद, डी राइट आंसर है। और इस सेशन का ही लास्ट प्रश्न रहेगा 50, श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खिम ने विशेष रूप से मानकों की पहचान दी थी। ए है सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, बी है दमनकारी कानून, और सी है आपका संरचनात्मक विविधीकरण, और डी है सादृश्य। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर जाएगा संरचनात्मक विविधीकरण, डी इज़ द राइट आंसर है। और इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर में बात की थी, इनकी पुस्तक फेमस है यांत्रिक एकता और सव्यवी एकता। और आई होप साथियों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका जून 2009 का पेपर था यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी का। और अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।